Hi guys, how are you? कैसे हैं आप लोग? Hope so you all are good and fine. So guys, welcome to all of you in the mission 11 दिन 11 chapters. And as you all know, this is my fourth day and पिछले 3 दिन में हम लोगों ने 3 बहुत बड़े बड़े chapters pick करे थे. पहला दिन we picked up minimum alternative taxes and दूसरे डे में हमने पिक किया taxation of dividends and थर्ड डे हम लोगों ने कल पिक किया था transfer pricing. ट्रांसफ़र प्राइसिंग पार्ट 1 हम लोगों ने पढ़ लिया है और ट्रांसफ़र प्राइसिंग पार्ट 2 आई टोल्ड यू कि मैं इस मिशन में नहीं डालूंगा, वो मैं अलग से आपको कॉम्प्लीमेंट करूंगा, वो मैं रात को आज डाल दूंगा, वो आप उसमें देख लीजिएगा. क्लियर है? ठीक है सर. तो आज का फोर्थ डे जो हम चौथा चैप्टर उठाने जा रहे हैं दैट इज़ कैपिटल गेन्स. और ये चैप्टर भी जो मैं पिक करूंगा दैट इज़ बेस्ड ऑन योर वोटिंग. सो वोटिंग परसेंटेज इस चैप्टर के लिए बहुत हाई थी, सो दैट इज़ वाई आई एम गोइंग टू पिक दिस चैप्टर. क्लियर है? तो जितने भी प्रोफेशनल वाले स्टूडेंट्स हैं, ओल्ड हो या न्यू, जितने भी एग्जीक्यूटिव वाले स्टूडेंट्स हैं, ओल्ड हैं या न्यू, आप सबके लिए ये चैप्टर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. न्यू सिलेबस प्रोफेशनल वाले बच्चों को मैं बताना चाहता हूँ कि ऑल्दो कैपिटल गेन आपके पेपर में डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा, बट येस जो लोग मुझसे पढ़ते हैं उनको मालूम है बहुत सारे चैप्टर जो आपके स्टडी मैट में हैं वो नहीं समझ आएंगे जब तक आपको कैपिटल गेन का बेस नहीं बनेगा. लाइक लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज, डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म्स, तो ये सारे चैप्टर्स, लाइक बाय बैक हो गया हमारा, तो ये सारे चैप्टर्स जो छोटे छोटे हम लोग पढ़ते हैं फाइनल के अंदर, नहीं कर सकते आप जब तक आपको कैपिटल गेन नहीं आएगा. क्लियर है? तो ये जो चैप्टर मैं पिक कर चुका हूँ दैट इज़ कैपिटल गेन, आज से हम लोग इसको उठाएंगे. ये चैप्टर में हम लोग कैपिटल गेन्स भी पढ़ेंगे और साथ साथ वो सारे छोटे चैप्टर्स मैं कवर अप करूंगा जो मुझे मालूम है कि आपके एग्जाम के अंदर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. क्लियर है? साथ में ही मैं आपके साथ कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करूंगा रिलेटेड टू दिस चैप्टर जो मुझे मालूम है कि आपके एग्जाम में आने में पूरे पूरे चांसेस हैं उसके. क्लियर है? और सीएस एग्जीक्यूटिव को मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, उनको मालूम है कि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसकी वेटेज भी अच्छी खासी रहेगी पेपर के अंदर. अपार्ट फ्रॉम दिस सीए इंटर, सीए फाइनल, सीएमए इंटर, सीएमए फाइनल, कोई भी स्टूडेंट इस क्लास को पूरा देख सकता है. यस, ये क्लास आज पूरा वाइंड अप नहीं होगा. डेफिनेटली इस चैप्टर के अंदर हम लोग बहुत सारे कनेक्टेड वे में चैप्टर्स पढ़ेंगे. तो मे बी फॉर अनदर 2 डेज यानी कि कल और परसों हम कैपिटल गेन्स को कंटिन्यू करते हुए बहुत सारे छोटे छोटे चैप्टर्स को वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे. क्लियर है? ठीक है सर. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर कैपिटल गेन्स. ऊपर हेडिंग डालेंगे, नेम ऑफ द चैप्टर कैपिटल गेन्स. ठीक है जी. अब इस चैप्टर को पढ़ने से पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये चैप्टर हम पे लगता कब है, ठीक है ना, और क्यों लगता है. सबसे पहले तो आप सबको मालूम होगा कि जब भी आई यूज द वर्ड कैपिटल गेन्स तो इसका जो प्रोविजंस हैं दे आर फ्रॉम सेक्शन 45 ऑनवर्ड टिल सेक्शन 55, राइट. अब कैपिटल गेन्स का चैप्टर मुझे बेसिकली क्या कहता है, या यू कैन से कोई भी इनकम चार्जेबल अंडर दिस हेड कब आती है, तो उसके लिए हमने इसका चार्जिंग सेक्शन पढ़ा था. ना आप में से कौन मुझे बताएगा एनी इनकम टू बी टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन्स, देयर आर 2 थिंग्स जो हमें ध्यान में रखनी है. पहला, देयर मस्ट बी अ कैपिटल एसेट, देयर मस्ट बी अ कैपिटल एसेट जिसे आपने ट्रांसफ़र किया हो, जिसे आपने क्या किया हो, ट्रांसफ़र किया हो, वो भी कब, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. तो नंबर 1 एज पर चार्जिंग सेक्शन कैपिटल गेन का चैप्टर मुझ पर कब लगता है, when there is a transfer during relevant previous year. किस चीज का ट्रांसफर? ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट. अब एक बच्चा कहता है सर व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कैपिटल एसेट. तो मेरे बच्चे कैपिटल एसेट क्या होता है, इट इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज 14 एंड व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ट्रांसफर, इट इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज 47. क्लियर है? तो अगर मुझसे कोई पूछता है सर कैपिटल एसेट क्या होता है, तो दैट इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज 14. ट्रांसफर क्या होता है, दैट इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज 47. हम लोग पढ़ेंगे इन दोनों को, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों को तो इसमें से भी बड़े सारे क्वेश्चन आ जाते हैं कि कैपिटल एसेट क्या होता है, उसके ऊपर एमसीक्यूज बन जाते हैं. क्लियर है? बट जब तक मैं इसको ऑफिशियली नहीं पढ़ा रहा, आपको क्या ध्यान रखना है कि कैपिटल एसेट इज एसेट ऑफ एनी काइंड. लिख लीजिएगा, एसेट ऑफ एनी काइंड, किसी भी तरह का एसेट कैपिटल एसेट हो सकता है.
whether it is used, whether it is used पर्सनली और इट इज यूज्ड ऑफिशियली। इसका मतलब जरूरी नहीं है कि कैपिटल एसेट पर्सनली यूज हो। इवन इफ यू आर यूजिंग दिस एसेट फॉर ऑफिशियल पर्पसेस देन ऑल्सो इट कैन बी टर्म्ड एज अ कैपिटल एसेट। बट इसमें एक एक्सेप्शन हमने पढ़ा था, एक्सेप्शन बहुत सारी हैं, बट मैंने पहले ही बोला अभी मैं एक्चुअल डेफिनेशन नहीं पढ़ा रहा, जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूं आपको। तो कौन मुझे बताएगा, एसेट ऑफ एनी काइंड कैन बी कॉल्ड एज कैपिटल एसेट। किसी भी तरह का एसेट कैन बी कॉल्ड एज कैपिटल एसेट एक्सेप्ट किसको छोड़कर बच्चे, स्टॉक इन ट्रेड को छोड़कर। अब बच्चा कहता है सर एक बात बताओ, जैसा कि आप कह रहे हो कि कोई भी एसेट कैपिटल एसेट हो सकता है, तो आप बस मुझे इतना बता दो, क्या मेरी बिल्डिंग कैपिटल एसेट है? आंसर इज यस। चाहे फॉर बिल्डिंग वो ऑफिशियल यूज हो रही हो, चाहे वो आपकी बिल्डिंग पर्सनल यूज हो रही हो। क्लियर है? आपके पास अगर जमीन है, लैंड, तो यस इट इज कैपिटल एसेट। बट जब मैं ऑफिशियल डेफिनेशन पढ़ाऊंगा तो आप सबको मालूम है एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया, एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया इज नॉट अ कैपिटल एसेट। एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया इज नॉट अ कैपिटल एसेट। क्लियर है? तो मैं जैसे जैसे क्वेश्चन पूछूंगा आपने जवाब देना है। क्लियर है? चलिए, कोई भी एसेट कैपिटल एसेट हो सकता है, वेदर इट इज यूज फॉर ऑफिशियल पर्पसेस और इट इज यूज फॉर पर्सनल पर्पसेस। देर आर सर्टन एक्सेप्शंस, देर आर सर्टन एक्सेप्शंस, और उसमें पहली एक्सेप्शन कौन सी है बच्चे? स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड क्या होती है? उसका रीजन कोई बता सकता हो? यस, जब भी हम कोई चीज एज स्टॉक इन ट्रेड होल्ड करते हैं और अगर हम उसको बेच रहे हैं तो लॉ कहता है दिस इनकम विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी, दिस इनकम विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। तो उस पर कैपिटल गेन का चैप्टर अप्लाई नहीं किया जाता है। यस सर। फिर मैंने आपसे कहा और क्या एक्सेप्शन हो सकती हैं, तो आप लिख सकते हैं एक्सेप्शन नंबर 2 में एग्रीकल्चरल लैंड इन रूरल एरिया। अगर हमारे पास कोई एग्रीकल्चरल लैंड इन रूरल एरिया लोकेटेड है तो हम उस एग्रीकल्चरल लैंड इन रूरल एरिया को कैपिटल एसेट नहीं मानते हैं। उस रूरल एग्रीकल्चरल लैंड को हम कैपिटल एसेट नहीं मानते हैं। कौन मुझे बताएगा तीसरे नंबर पे और कौन सा ऐसा कैपिटल एसेट था जिसे हमने इस डेफिनेशन से बाहर किया था? सर मुझे याद है, एसेट्स जो कि कम ऑन पर्सनल नेचर के थे। वेरी गुड। जिसको हम बोलते थे मूवेबल प्रॉपर्टी, याद है? पर्सनल इफेक्ट्स लिख लीजिए। जो भी एसेट पर्सनल इफेक्ट्स में आते हैं दैट इज टू से मूवेबल प्रॉपर्टी, दैट इज टू से मूवेबल प्रॉपर्टी। सर किसी को याद है कि हमने इसको कैपिटल एसेट से बाहर क्यों किया था? हाँ सर हमें याद है, हमने इसको कैपिटल एसेट से इसलिए बाहर किया था क्योंकि अक्सर जितनी भी ऐसी मूवेबल प्रॉपर्टीज होती हैं वो डेप्रिशिएट हो जाती हैं। जैसे आपके घर में फर्नीचर, मुझे बताओ क्या फर्नीचर पर्सनल इफेक्ट्स में आता है? यस। क्या उसको अगर आप यूज कर रहे हो तो और यूज करने के बाद बेचोगे तो कभी ऐसा सुना आपने कि वो एप्रिशिएट होके बिका? नो। तो क्या उसको बेचने पे हमेशा लॉस ही होता होगा? यस। आपकी मोटर कार जो आप पर्सनली यूज करते हो, बताओ कभी ऐसा हुआ? मोस्ट ऑफ द टाइम यही होगा कि अगर आपने गाड़ी खरीदी है उसको यूज करके अगर आप बेचने जा रहे हो तो क्या उसमें लॉस होता है हमें? यस। तो गवर्नमेंट ने बहुत क्लेवरली क्या किया, जितने भी पर्सनल इफेक्ट्स होंगे दैट इज टू से मूवेबल प्रॉपर्टीज, उनको कैपिटल एसेट से बाहर कर दिया। एक बच्चे ने पूछा सर अगर यही लॉजिक है तो फिर ज्वेलरी भी तो पर्सनल इफेक्ट है। मैंने कहा हाँ। तो कहता है फिर सर ज्वेलरी भी अगर बाहर हो जाएगी तो फिर सरकार को नुकसान हो जाएगा। बात तो सही है। तो आप में से कौन मुझे बताएगा क्या सारे पर्सनल इफेक्ट्स बाहर कर दिए गए थे या एक्सेप्ट फ्यू पर्सनल इफेक्ट्स? यस। तो यहां पे लिखेंगे पर्सनल इफेक्ट्स सारे पहले बाहर किए गए, अदर देन, अदर देन, अदर देन का मतलब अब मैं यहां पे कुछ ऐसे पर्सनल इफेक्ट्स लिखूंगा जिनको इन्होंने वापस क्या बना दिया? कैपिटल एसेट बना दिया। इन्होंने वापस क्या बना दिया? कैपिटल एसेट बना दिया। हाँ जी, लिखना शुरू करेंगे। नंबर 1 पे है हमारे पास ज्वेलरी। नंबर 2 पे कौन सा था बच्चे? आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस। नंबर 3 पे कौन सा था? ड्राइंग्स। हाँ जी फटाफट से बोलते जाएंगे। पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, एनी वर्क ऑफ आर्ट, एनी वर्क ऑफ आर्ट। तो ये वो एसेट्स थे
जो ऑल्दो कैपिटल पर्सनल नेचर के थे बट स्टिल क्या इन्हें कैपिटल एसेट में वापस इंक्लूड कर लिया गया। क्लियर है? तो अब पेपर में कई बार एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों को ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ मोटर कार क्या पर्सनल अगर यूज हो रही है तो क्या वो कैपिटल एसेट है? आंसर इज नो। अगर मैं बोलूं कि आपके घर में जो ज्वेलरी पड़ी है क्या वो कैपिटल एसेट है? आंसर इज यस। आपकी लैंड? यस। आपकी बिल्डिंग? यस। अगर मैं कहूं कि हमारे पास कोई पुरानी ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स पड़े हुए हैं या कोई वर्क ऑफ आर्ट पड़ा हुआ है तो यस, ऑल दीज बिकम्स क्या? वापस कैपिटल एसेट्स। रीजन आपको समझ आ रहा होगा कि जितनी ये चीजें पुरानी होती जाएंगी ना डेफिनेटली उनका उतना ही एप्रिसिएशन आता है बेटा। तो इसीलिए इन सब चीजों को इन्होंने वापस किस में इंक्लूड कर लिया? इन द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट। वेरी गुड। नाउ हु विल टेल मी एक और चीज थी जो हमने कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से बाहर करी थी, कौन बताएगा? वेरी गुड। गोल्ड डिपॉजिट्स बॉन्ड, लिख लीजिए, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स इशूड अंडर गोल्ड डिपॉजिट स्कीम। गोल्ड डिपॉजिट स्कीम, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड इशूड अंडर गोल्ड डिपॉजिट स्कीम। और एक और हमने पढ़ा था, कौन बताएगा? वेरी गुड। डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स इशूड अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। लिख लीजिए, डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स which are issued under gold monetization scheme। ये कुछ ऐसी स्कीम्स थी जिसके अंदर गवर्नमेंट ने इन सर्टिफिकेट्स को और इन गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स को कैपिटल एसेट मानने से इनकार कर दिया था। क्लियर है? उन्होंने कहा कि हम इनको कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे, मतलब जब भी हम इनको बेचेंगे तो हम पर ये चैप्टर अप्लाई नहीं होगा। क्लियर हो गया? यस सर। तो मैं फटाफट से क्वेश्चन पूछूंगा, आपने जवाब देना है। मुझे बताओ स्टॉक इन ट्रेड सर पीजीवीपी में आएगा। वेरी गुड। जब भी स्टॉक इन ट्रेड बेचूंगा तो किस में आएगा? पीजीवीपी में आएगा। ठीक है सर। अगर मैंने मोटर कार बेची सर, ये कुछ कहीं पे भी नहीं आएगा। मोटर कार बेचने पे पर्सनल होनी चाहिए, कहीं पर भी नहीं आएगा। ज्वेलरी बेची तो इट्स अ कैपिटल एसेट, कैपिटल गेन्स के चैप्टर में आएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब मेरा अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से सुनना है आपने, बड़े ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन ये है कि अगर कोई FIIs, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, अगर वो सिक्योरिटीज बेचते हैं विच आर हेल्ड एज SIT, विच आर हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, मुझे बस इतना बता दो, अगर कोई FIIs सिक्योरिटीज बेचता है विच आर हेल्ड एज SIT, जो उसके पास पड़ी हुई थी एज स्टॉक इन ट्रेड, मुझे बता दो ये इनकम कहां टैक्स करोगे? कोई बता सकता हो? SIT की तरह हेल्ड था ये, जल्दी बताओ कहां टैक्स करोगे? नहीं, गलत। तो दिस विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। पीजीवीपी में टैक्सेबल नहीं होगा बेटा। सर कैसे सर? सर सेक्शन 45(1) जब हम पढ़ेंगे ना तो उसमें बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि कैपिटल एसेट मीन्स और मीन्स में इन्होंने बी क्लॉज में क्लियरली लिखा हुआ है, बी सब क्लॉज में, कि अगर कोई भी सिक्योरिटीज आर हेल्ड बाय FIIs तो उनको इवन दो इट इज हेल्ड एज SIT हम उसको कैपिटल एसेट ट्रीट करेंगे। क्या मेरा पॉइंट क्लियर है? तो ये आप कह सकते हो एक्सेप्शन है बेटा। ये क्या है? एक्सेप्शन। क्लियर है? तो पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है कि FII सिक्योरिटीज बेच रहे हैं, इवन दो दैट वाज हेल्ड एज SIT, it will be taxable under which head? It will be taxable under the head capital gain. Why? Because it is a capital asset as per the definition given under section 2 clause 14. Clear हो गया? Yes sir, समझ आ गया। सर मैंने आपको पूरी डेफिनेशन ही पढ़ा दी, हालांकि मैं सोच रहा था कि आपको नहीं कराऊंगा, बाद में कराऊंगा, बट मैंने करा दी। क्लियर है? ठीक है सर। अब 247 हमें बताएगा मीनिंग ऑफ ट्रांसफर। मीनिंग ऑफ ट्रांसफर, तो जब हमने सेक्शन 2 क्लॉज 47 से पूछा बताओ भी ट्रांसफर क्या होता है, तो इसने जो डेफिनेशन दी ना दैट वाज इंक्लूसिव डेफिनेशन। कम ऑन, क्या था? इंक्लूसिव डेफिनेशन। मतलब जब मैं ये डेफिनेशन पढ़ूंगा सेक्शन 2 क्लॉज 47 के अंदर, तो इसके अंदर इन्होंने हमें अलग अलग चीजें बताई जिनको उन्होंने बोला कि हम इसको क्या नाम देंगे? ट्रांसफर का नाम दे सकते हैं। क्लियर है? तो सारे मैं अभी नहीं लिखवा रहा क्योंकि आपको समझ नहीं आएंगे। तो मुझे बताओ, अगर किसी ने ड्यूरिंग द ईयर कुछ माल सेल करा है तो क्या मैं इसको ट्रांसफर बोल सकता हूं? यस। तो से ट्रांसफर इंक्लूड, लिख लीजिए, सेल, एक्सचेंज। अगर आपने कोई चीज एक्सचेंज करी है ना तो भी लॉ कहता है कि मैं इसको क्या मानूंगा?
ट्रांसफर मानूंगा। क्लियर है? तो ट्रांसफर में इंक्लूडेड है सेल, ट्रांसफर में इंक्लूडेड है एक्सचेंज। आगे लिखना है, लिख लीजिए रिलिंक्विशमेंट ऑफ टाइटल, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ टाइटल, या ऐसे लिख लीजिए, ऐसे एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट्स लिख लीजिए। ठीक है, सेल करा, एक्सचेंज करा, अपने टाइटल को रिलिंक्विश कर दिया, या अपने राइट्स हमारे एक्सटिंग्विश हो गए, खत्म हो गए। और नेक्स्ट लिखेंगे कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट टू स्टॉक इन ट्रेड। अगर किसी पर्सन ने अपने कैपिटल एसेट को किस में कन्वर्ट कर दिया, एसआईटी में कन्वर्ट कर दिया, तो भी हम क्या बोलेंगे, इट्स अ ट्रांसफर। कम ऑन, क्या बोलेंगे, इट्स अ ट्रांसफर। ठीक है, ऐसे ही लिखेंगे रिडम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड्स, रिडम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड्स। अगर हमारे जीरो कूपन बॉन्ड्स रिडीम हो रहे हैं तो भी इसको क्या माना जाएगा, एज इफ दे आर बीइंग ट्रांसफर्ड, एज इफ दे आर बीइंग ट्रांसफर्ड। क्या यहां तक हमें क्लियर हो गया जी? बिल्कुल। इसमें एक आप और लिख लीजिए, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। नाउ प्लीज समझेंगे जरा ध्यान से। अब इसमें मीनिंग दो और भी हैं, बट वो दोनों मीनिंग मैं आपको समझाऊंगा बाद में, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो एक बार जरा मेरे साथ दोबारा बोलेंगे, जरा बताओ ये चैप्टर कब लगता है बच्चे? व्हेन वी आर ट्रांसफरिंग एनी कैपिटल एसेट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल एसेट? सेक्शन 2 क्लॉज 14। कैपिटल एसेट मीन्स, ये मीन डेफिनेशन है, यानी कि एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड वेदर बिजनेस और पर्सनल। ठीक है, इट ऑल्सो मीन्स सिक्योरिटीज विच आर हेल्ड बाय FIIs, come on, which are held by FIIs, as even if it is being held as SIT, and does not include में SIT other than securities by FIIs। ठीक है, उसके बाद पर्सनल इफेक्ट्स बाहर हो जाएंगे, बट कुछ पर्सनल इफेक्ट्स वापस अंदर ले लिए गए। फिर इसके बाद एग्रीकल्चर लैंड इन द रूरल एरिया बाहर किया गया, और फिर एक बाहर किया गया क्या, गोल्ड डिपॉजिट bonds issued under gold deposit scheme और deposit certificates issued under gold monetization scheme। क्लियर हो गया? ठीक है। Now what do you mean by the term transfer? Sale, exchange, relinquishment, extinguishment, conversion of capital asset to SIT। फिर उसके बाद compulsory acquisition of any property under any law for the time being in force। फिर उसके बाद come on और क्या था, बस हो गया। चलो, रिडम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड्स। क्लियर है? ठीक है सर। अब इसमें दो और है, बताऊंगा, डोंट वरी, आज ही बताऊंगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको याद करा देता हूं, इफ़ यू आर अगर उसको रिकॉल कर पाओ तो। कहते हैं कि अगर किसी पर्सन ने कोई ऐसी ट्रांजैक्शन करी थी जिसमें इन्वॉल्व था पोसेशन, जिसमें क्या इन्वॉल्व था, पोसेशन ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी। सर मैं आपको याद कराता हूं ये किस केस की बात कर रहा था। कई बार क्या होता है कि हम लोग पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसा अग्रीमेंट या ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं जिसमें किसी एक पर्सन की प्रॉपर्टी का जो पोसेशन है ना, वो किसी अन्य व्यक्ति पे ट्रांसफर हो जाता है। क्लियर है? तो लॉ कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो इसको भी मैं क्या मान लूंगा, ट्रांसफर। इसको भी मैं क्या मान लूंगा, ट्रांसफर। क्लियर है? यस सर। अब इसमें ना एक और पॉइंट मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो। देखिए कई बार क्या होता है कि मान लेते हैं कि एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, एक प्रॉपर्टी है, एंड आई एम द ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी, लेकिन आई एम नॉट द एक्चुअल ऑनर। एक्चुअल ऑनर कौन है, सोसाइटी। ठीक है जी, और आई एम द मेंबर ऑफ द सोसाइटी। वाई? बिकॉज आई एम होल्डिंग सपोज शेयर इन दैट सोसाइटी। मेरे पास एक शेयर है उस सोसाइटी का, एंड ड्यू टू विच आई एम एंजॉइंग द राइट्स ऑफ दैट प्रॉपर्टी। क्लियर है? अब आपको मालूम है कि रियल लाइफ में इस अगर प्रॉपर्टी को मुझे बेचना हो तो मुझे क्या बेचना पड़ेगा, सर मुझे ना ये शेयर ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो ट्रांसफर में उन्होंने क्या बोला, इट विल इंक्लूड, लिखना है लिख लीजिए, पूरा लिख लीजिए, इट विल इंक्लूड एनी ट्रांजैक्शन, ये मैंने करा ही दिया अब सारा आपको, एनी ट्रांजैक्शन बाय वे ऑफ
becoming a member of या और acquiring shares in किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी में या कंपनी में या एओपी में which has effect of transferring or enabling enjoyment of immovable property. enjoyment of immovable property. बच्चा कहता सर क्या मतलब है, एक बारी पूरा समझा दो. देखो, पूरा समझो, पूरा समझो ध्यान से. यहां पे लॉ मुझे क्या कह रहा है, कह रहा है आपने कुछ ऐसी हरकत करी, आपने कुछ ऐसी हरकत करी जिससे एक आदमी ने शेयर एक्वायर किया किसी सोसाइटी का, और ड्यू टू दैट शेयर उसने इंजॉयमेंट करना शुरू करा क्या, राइट्स इन द इमूवेबल प्रॉपर्टी. तो मुझे बताओ, जिस आदमी ने वो शेयर बेचा था, प्रैक्टिकली स्पीकिंग क्या वो शेयर बेचा था या वो इमूवेबल प्रॉपर्टी बिकी है? इट्स अ सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. क्लियर है नहीं? बट वो अलग बात है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी डायरेक्टली बेची है या ट्रांसफर ऑफ शेयर हुआ था. यस, तो वो यही कह रहा है, एनी ट्रांजैक्शन बाय द वे ऑफ बिकमिंग अ मेंबर. अब ये ट्रांजैक्शन वही कर रहा था जो आदमी क्या था, मेंबर था, जिसके पास शेयर था एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का, कंपनी का या एओपी का, which has the effect of transferring or enabling enjoyment of immovable property. यानी कि थ्रू दैट शेयर मेरे पास एक राइट आ गया क्या, कि आई कैन ट्रांसफर या एनेबल द एंजॉयमेंट ऑफ दैट इमूवेबल प्रॉपर्टी. तो अगर कभी भी हम ऐसा करेंगे कि वो शेयर अगर हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो ये डीम कर लिया जाता है एज इफ यू आर ट्रांसफरिंग क्या, दैट शेयर और दैट इमूवेबल प्रॉपर्टी, दैट इमूवेबल प्रॉपर्टी. क्लियर है? यस सर. तो चलिए एक बारी मेरे साथ फटाफट से बताएंगे, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ट्रांसफर. ट्रांसफर इंक्लूड्स नंबर 1 सेल, एक्सचेंज, रिलिंक्विशमेंट, एक्सटिंग्विशमेंट, राइट, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट टू स्टॉक इन ट्रेड, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स. ऐसे ही कोई भी ऐसा काम जिसकी वजह से possession of any immovable property is being transferred to any other person due to any part performance of the contract, या फिर any transaction by way of becoming member or acquiring a share of any cooperative society, company या AOP that has the effect of transferring या enjoying क्या, enabling the enjoyment of any immovable property. तो इन सबको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफर. क्लियर है? ठीक है सर. तो ये मैंने बेसिक्स आपको सारा करा दिया. अब आगे जरा ध्यान से देखेंगे. सवाल ये है कि अगर मैं ये कहूं कि मैंने कैपिटल एसेट बेच दिया तो मुझ पर लगेगा कैपिटल गेन. कमॉन, क्या लगेगा, कैपिटल गेन. लेकिन कैपिटल गेन निकालने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कैपिटल गेन दो तरह के होते हैं. कौन मुझे बताएगा? एक लॉन्ग टर्म होता है और एक शॉर्ट टर्म होता है. एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है और दूसरा क्या होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है. राइट? नाउ यू टेल मी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तब आता है जब नेचर ऑफ द एसेट लॉन्ग टर्म हो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तब आता है जब नेचर ऑफ द एसेट शॉर्ट टर्म हो. क्लियर है? ये सबको मालूम है? यस. आपको मालूम है कि कैपिटल एसेट लॉन्ग है या शॉर्ट, उससे पहले हमें यह चेक करना पड़ता है कि वेदर वो डेप्रिशिएबल है या फिर नॉन डेप्रिशिएबल है. हमेशा याद रखना, स्टेप नंबर 1 में वी हैव टू डिवाइड कैपिटल एसेट इन 2 पार्ट. वन इज डेप्रिशिएबल, द अदर वन इज नॉन डेप्रिशिएबल. सारे बोलेंगे, वन इज डेप्रिशिएबल, द अदर वन इज नॉन डेप्रिशिएबल. ठीक है. नाउ कौन मुझे बताएगा, जितने भी एसेट्स यूज्ड होते हैं इन बिजनेस उनको हम क्या बोलते हैं, डेप्रिशिएबल एसेट्स. कम ऑन, उनको हम क्या बोलते हैं, डेप्रिशिएबल एसेट्स. तो मैं आपको एक सिचुएशन दे रहा हूं, आप मुझे बताना यहां आएगा या यहां आएगा. सबने लिखना है मेरे साथ साथ. ठीक है? बताओ, बिल्डिंग ऑफ ऑफिस किस में आएगा, ऑफिस की बिल्डिंग किस में आएगी, एनीबॉडी? ऑफिस की बिल्डिंग किस में आएगी? सर ऑफिस की बिल्डिंग सर यहां पे आएगी. क्यों? क्योंकि वो यूज्ड कहां पे हो रही है, बिजनेस प्रोफेशन में. तो ऑफिस बिल्डिंग यहां पर आएगी. वेरी गुड. बताओ पर्सनल बिल्डिंग कहां पर आएगी, सर नॉन डेप्रिशिएबल में. वेरी गुड.
पर्सनल बिल्डिंग कहां पर आएगी? नॉन डेप्रिशिएबल में आएगी। आंसर देते रहो जरा ध्यान से, ठीक है, आंसर देते रहिएगा प्लीज। बताओ लैंड कहां पर आएगी? लैंड, सर लैंड तो होता ही नॉन डेप्रिशिएबल है, तो लैंड ऑलवेज यहीं पर आएगी, चाहे ऑफिशियल हो चाहे वो पर्सनल हो। क्लियर है? ठीक है सर। ज्वेलरी, ज्वेलरी, ज्वेलरी कहां पर आएगी? एनीबडी? सर देखो, ज्वेलरी अगर तो हम बिजनेस में यूज कर रहे हैं तो वो तो स्टॉक इन ट्रेड बन जाएगा, तो वो इसमें ही नहीं आएगा। और अगर ज्वेलरी मेरी पर्सनल है तो डेफिनेटली वो पर्सनल में आएगा। क्या वो भी हम लोग नॉन डेप्रिशिएबल ट्रीट करेंगे? बिल्कुल सही। क्या सबको समझ आ रहा है? यस सर। बताओ मोटर कार, सर देखो ऑफिशियल मोटर कार तो यहां पर आएगी, लेकिन पर्सनल मोटर कार, अब यहां पे बच्चा फंस जाता है। बच्चा कहता है सर कैसी बातें कर रहे हो, आपने तो मना किया था मोटर कार बाहर होएगी। देखो मैंने लिखवाया था पर्सनल इफेक्ट्स, यानी कि वो मोटर कार बाहर होएगी जो पर्सनल यूसेज में है, लेकिन अगर मोटर कार ऑफिशियल यूसेज में है तो वो कैपिटल एसेट कहलाएगी, याद रखना। हां, अगर मोटर कार पर्सनल यूज हो रही है तो वो आप लिख देना कैपिटल एसेट ही नहीं है। नोट बना के लिख लीजिए, मैं बता रहा हूं ये चीजें बड़ी छोटी छोटी हैं और आपको परेशान कर सकती हैं। लिख लीजिए, मोटर कार अगर पर्सनल यूसेज में होगा तो इट इज नॉट अ कैपिटल एसेट, ये कैपिटल एसेट ही नहीं होगा। क्या सबको समझ आ रहा है या नहीं? ये कैपिटल एसेट ही नहीं होगा। अच्छा, और अगर पर्सनल मोटर कार ऑफिशियल यूज हुई तो यस इट इज अ कैपिटल एसेट, एंड क्योंकि ये पर्सनल है तो सॉरी ऑफिशियल है तो डेप्रिसिएशन मिलेगा, तो इट विल फॉल अंडर, कम ऑन, किसमें? मोटर कार विल फॉल अंडर डेप्रिशिएबल एसेट्स में। वेरी गुड, किस में आएगा? डेप्रिशिएबल एसेट्स में आएगा। बहुत बढ़िया। तो मेरे ख्याल से सबको समझ आ गया होगा हाउ टू डिस्टिंग्विश वेदर इट इज फॉलिंग इन दिस और इट इज फॉलिंग इन दिस। क्या मैं इसको लॉक कर सकता हूं? यस सर, हमें समझ आ गया है डेप्रिशिएबल क्या होता है, नॉन डेप्रिशिएबल क्या होता है, लेकिन सर हमें ये नहीं समझ आया कि आपने ये पढ़ाया क्यों। तो अब सुनिए रीजन क्या है। जितने भी डेप्रिशिएबल एसेट्स होते हैं ना, उनको बेचने पर हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आता है, पीरियड ऑफ होल्डिंग रेलेवेंट नहीं होता, ये ध्यान रखना। जितने भी कौन से वाले कैपिटल एसेट होते हैं? ऑफिशियल वाले, वो हमेशा बेचेंगे जब भी तो क्या आएगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा। ठीक है जी, इसमें पीरियड ऑफ होल्डिंग चाहे वो 20 साल बाद भी बेचोगे तो भी उसमें क्या आएगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है सर। और एक बात इसमें और याद रखनी है, वो ये कि इसको हम लोग सेक्शन 50 में पढ़ते हैं। इसका कैपिटल गेन कैसे निकाला जाएगा ये कहां पढ़ना है? सेक्शन 50 में। लेकिन सेक्शन 50 हमेशा सेक्शन 32 के साथ पढ़ा जाता है, तो इसीलिए डेप्रिशिएबल कैपिटल एसेट का कैपिटल गेन हम हमेशा कौन से चैप्टर में पढ़ते हैं? पीजीबीपी में पढ़ते हैं। क्या समझ आ गया या नहीं? तो मुझे फटाफट से बता दो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स कब होता है? अगर डेप्रिशिएबल एसेट्स जब भी बिकेगा, क्या वो हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा? उसमें कभी भी लॉन्ग टर्म नहीं आएगा, चाहे वो 50 साल पुराना क्यों ना बिके। ठीक है सर। इसको कौन डील करेगा? सेक्शन 50 रेड विद सेक्शन 32। सबको मालूम है कि सेक्शन 32 हम पीजीबीपी के साथ पढ़ते हैं, तो इसीलिए डेप्रिशिएबल एसेट्स का गेन लॉस जो कि बिजनेस में इस्तेमाल हो रहे हैं, हमें पीजीबीपी में स्टडी करना होता है, ना कि इस चैप्टर में। क्या क्लियर है? यस सर। तो इस चैप्टर में हम लोग कैपिटल गेन जो निकालना सीखते हैं वो किसका सीखते हैं? नॉन डेप्रिशिएबल का। तो लिख लीजिए, दिस चैप्टर हेल्प अस टू लर्न कैपिटल गेन ऑफ नॉन डेप्रिशिएबल असेट्स। तो देखो 29 मिनट हो गए मुझे पढ़ाते हुए, और 29 मिनट के बाद कंक्लूजन ये निकला कि ये चैप्टर एक्चुअली में सिर्फ उन कैपिटल एसेट पे लगता है जो कि नॉन डेप्रिशिएबल होते हैं। क्या मैं इसको लॉक कर सकता हूं? यस सर, समझ आ गया हमें। अब आगे बढ़ते हैं। एक बच्चा कहता है सर हमें समझ आ गया कि आप इस पूरे चैप्टर में जो भी एसेट पिक करोगे वो कौन सा होगा? नॉन डेप्रिशिएबल होगा। अब नॉन डेप्रिशिएबल दो वजह से होता है। पहला, जो ऑफिशियल इस्तेमाल नहीं होता। दूसरा,
जिसमें डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं होती, लाइक लैंड। बताओ लैंड क्या है? लैंड इसलिए नॉन डेप्रिशिएबल नहीं है कि वो ऑफिशियल और पर्सनल है, लैंड इसलिए नॉन डेप्रिशिएबल है क्योंकि उस पर डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं होती, क्योंकि लॉ हमेशा मानता है कि लैंड अप्रिशिएट्स। कम ऑन, लैंड अप्रिशिएट्स। क्लियर है? यस सर। ऐसे ही मुझे बताओ शेयर्स, डिबेंचर्स, क्या वो भी यहीं पे आएंगे? यस। बिल्डिंग आएगी, लेकिन याद रखना कौन सी वाली? पर्सनल। ज्वेलरी डेफिनेटली ये डीम किया जा रहा है कि ये पर्सनल नेचर की है, क्योंकि अगर ये बिजनेस में होती तो क्या ये एज एसआईटी होती, और अगर ये एज एसआईटी होती, स्टॉक इन ट्रेड में आ जाती, तो क्या हम इसको पीजीबीपी में टैक्स करते? क्लियर है या नहीं? ठीक है सर। तो मेरे ख्याल से क्लासिफिकेशन हमें क्लियर हो चुका है कि नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स जितने भी होते हैं उनके लिए ही हम इस चैप्टर के अंदर कैपिटल गेन निकालना सीखेंगे। ठीक है सर। अब क्लासिफाई करेंगे नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स को दो पार्ट्स में डिपेंड करेंगे। या तो ये लॉन्ग टर्म नेचर का होगा या फिर ये शॉर्ट टर्म नेचर का होगा। या तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स होंगे या फिर ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स होंगे। तो दिमाग में एक क्वेश्चन आया, सर किन सर्कमस्टांसेस में हम इन्हें शॉर्ट टर्म का नाम देते हैं? तो आपको याद होगा हमने 3 कैटेगरीज बनाई थी बेटा। कौन कौन सी? अगर पीओएच लेस देन इक्वल टू 12 मंथ्स कुछ एसेट्स के लिए, कुछ एसेट्स के लिए 24 और कुछ एसेट्स के लिए 36। कुछ याद आ रहा है? यस प्लीज। तो हम उसको क्या बोलते थे कि वो शॉर्ट टर्म है। जो बच गया क्या वो सारे लॉन्ग टर्म में चले जाएंगे? क्लियर है? यस सर, हमें याद आ गया। तो मुझे बताओ, कोई मुझे बता सकता हो लैंड या बिल्डिंग या लैंड एंड बिल्डिंग बोथ कहां पे आता था? 24 में। वेरी गुड, लिख लीजिए लैंड, बिल्डिंग या बोथ, इट विल ऑलवेज फॉल अंडर 24 मंथ कैटेगरी। इसका मतलब अगर हम इसे ट्रांसफर करेंगे विद इन 24 मंथ्स तो ये शॉर्ट टर्म, 24 महीने के बाद करेंगे तो इट विल बी लॉन्ग टर्म। क्लियर है? यस सर। सर मुझे बताओ अनलिस्टेड शेयर्स भी क्या हम यहीं पे ही पढ़ते थे? बिल्कुल, अनलिस्टेड शेयर्स भी हम यहीं पे ही पढ़ते थे। क्या सबको याद है? हाँ सर बिल्कुल, हमें अच्छे से मालूम चल गया। अच्छा, 12 महीने में कौन बताएगा? लिस्टेड सिक्योरिटीज, अंडरलाइन करेंगे, लिस्टेड सिक्योरिटीज। हाँ जी, लेकिन इसमें एक लाइन लग देना, लिस्टेड सिक्योरिटीज जब लिखोगे ना आप लिख देना अदर देन यूनिट्स। याद रखना यूनिट्स भी सिक्योरिटीज होती हैं, तो जिस लिस्टेड सिक्योरिटीज की ये बात कर रहा है उसमें यूनिट्स नहीं आने चाहिए। ठीक है? बच्चा कहता है क्यों? देखो यूनिट्स आएंगी, लेकिन 2 ही यूनिट्स ऐसी होती है जिन पे 12 महीने का पीरियड लगता है। लिखो कौन सा? एक तो यूनिट्स ऑफ यूटीआई और एक यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स। इन पे हमेशा याद रखना 12 महीने का लगता है। लेकिन अगर पेपर में आ गया यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, मुझे बताओ कहीं पे मैंने लिखा है? नो। क्या 12 में लिखा? नहीं। 24 में लिखा? नहीं। तो जब मैं 12-24 नहीं लिखूंगा क्या वो 36 में चला जाएगा? 36 महीने के अंदर बेचोगे तो शॉर्ट टर्म, 36 महीने के बाद बेचोगे तो लॉन्ग टर्म। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। फिर एक और लिखना है हमने, जीरो कूपन बॉन्ड्स। जीरो कूपन बॉन्ड्स, इनको भी अगर आप विद इन 12 मंथ्स बेच दोगे तो शॉर्ट टर्म, 12 महीने के बाद बेचोगे तो लॉन्ग टर्म। क्या सबको क्लियर है? यस सर, समझ आ गया सर। हमें एवरी टाइम पीरियड ऑफ होल्डिंग चेक करना है, यहां लिख दीजिएगा अदर्स। इसके अलावा जो भी बचेंगे क्या वो 36 मंथ में फॉल करेंगे? सर मैं एग्जाम्पल देता हूं, मुझे बताना। ठीक है? डिबेंचर्स, अनलिस्टेड डिबेंचर, जल्दी जल्दी बोलो। अनलिस्टेड डिबेंचर, सर देखो सिक्योरिटीज में तो आता है डिबेंचर लेकिन लिस्टेड नहीं है, अनलिस्टेड है डिबेंचर। सर यहां पे अनलिस्टेड डिबेंचर था या शेयर था? शेयर। तो क्या वो 36 में जाएगा? यस। ज्वेलरी 36 में जाएगा, बहुत बढ़िया। यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट 36 में जाएगा। रिलायंस कंपनी के इक्विटी शेयर्स 12 में आएगा, वेरी गुड, 12 में आएगा। क्या समझ आ रही है? नहीं। लिस्टेड डिबेंचर्स 12 में आएगा, वेरी गुड। यूनिट्स ऑफ यूटीआई 12 में आएगा। यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स 12 में आएगा। क्या सबको क्लियर हो गया है? नहीं। तो ये सारे जो हैं वो किस में आएंगे? 12 मंथ्स में आएंगे। क्या मैं इसको लॉक कर सकता हूं? जल्दी बोलेंगे। यस सर, पूरा हमें याद हो गया। लैंड बेची 24, बिल्डिंग बेची 24, लैंड एंड बिल्डिंग बेची 24। क्लियर है? ठीक है सर। तो इस तरह से हमें पहले फाइंड आउट करना है नेचर ऑफ कैपिटल एसेट, वेदर वो लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म। नाउ हु विल टेल मी अगर कैपिटल एसेट लॉन्ग टर्म हुआ तो उसको बेचने पर गेन भी क्या होगा? लॉन्ग टर्म। और अगर कैपिटल एसेट
शॉर्ट टर्म नेचर का हुआ तो उसको बेचने पर गेन भी कौन सा होगा, शॉर्ट टर्म। क्या सबको क्लियर है? यस सर, बिल्कुल सही है। अच्छा, आप सबको मालूम है कि आपका इंडेक्सेशन यानी कि आपका जो चलो ये बाद में बात करेंगे, पहले मुझे बताओ यहां तक क्लियर है? यस। नाउ द क्वेश्चन इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसे निकालते हैं और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे निकालते हैं। तो लिखेंगे जरा, नॉन डेप्रीशिएबल एसेट्स का कैपिटल गेन हमें सिखाता है सेक्शन 48। हाँ जी, कौन सिखाता है हमें? सेक्शन 48 हमें सिखाता है हाउ टू कैलकुलेट क्या, कैपिटल गेन ऑफ नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स। क्लियर है? तो कौन मुझे बताएगा क्या हमने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकालना सीखा था? यस। सबसे पहले कौन आएगा? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस क्या करेंगे, एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। कम ऑन, यू विल गेट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसे निकलेगा? आई होप सो क्लियर टू ऑल। सबसे पहले क्या लेना है? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन यानी कि जितने का बिका माइनस कॉस्ट, जितने का खरीदा। अगर उस पर कुछ इंप्रूवमेंट पे खर्चे करें हैं तो वो भी माइनस, और अगर बेचने में कोई एक्सपेंसेस करें हैं तो भी माइनस। क्लियर है? यस सर। अब आप में से कौन मुझे बता सकता है, अगर मुझे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालना हो तो क्या हमने सेकंड प्रोवाइजो टू सेक्शन 48 में पढ़ा था कि फॉर कंप्यूटेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या हमें इंडेक्सेशन बेनिफिट्स मिलते थे? यस। क्या मिलते थे हमें? इंडेक्सेशन बेनिफिट्स। तो आप में से कौन बताएगा कैसे करेंगे हम? लिखो, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन माइनस इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। आपको क्या मिलेगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। तो फॉर्मूला क्या है, समझ आ गया? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अच्छा, आप में से कोई मुझे बता सकता हो इंडेक्सेशन कैसे करते थे? किसी को याद हो? यस सर, हमें तो याद है। तो आ जाओ फिर जरा। हाउ टू फाइंड आउट इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। अब हम ये सीखेंगे इंडेक्सेशन कैसे करते थे, वो हमें सीखना है। ठीक है? ठीक है सर, आइए देखते हैं इंडेक्सेशन। हाँ जी, लिखिए जरा। कहते हैं इंडेक्सेशन करने का फॉर्मूला होता है, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं बेटा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है ना, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब नीचे क्या आता है, लिख लीजिए, CII ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच एसेट इज एक्वायर्ड। इन विच एसेट इज एक्वायर्ड, जिस ईयर में आपने एसेट एक्वायर करा उस ईयर का CII, या तो आप ये ले लेना, या फिर CII ऑफ ईयर 2001 2002, दोनों में से जो भी लेटर होगा बेटा, दोनों में से जो भी क्या होगा? लेटर। ये ध्यान रखना है आपने कि अगर मान लीजिए एसेट एक्वायर हुआ था 11-12 में, तो 11-12 का CII या फिर 1-2 का CII, विच एवर इज लेटर, तो 11-12 आएगा। अगर एसेट एक्वायर हुआ था लेट्स से 97-98 में, तो मैंने क्या बोला? 97-98 का CII या फिर 1-2 का CII, विच एवर इज लेटर, तो क्या नीचे 1-2 का CII आएगा। क्लियर है? ठीक है सर। इनटू में क्या करते थे हम? CII ऑफ प्रीवियस ईयर इन विच एसेट इज ट्रांसफर्ड, जिस ईयर में आपने एसेट को क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया। तो अब आपके क्वेश्चन में क्या होगा बेटा? जिस ईयर में एसेट ट्रांसफर होगा, इन एनी केस वो 2021 ही होगा। ठीक है ना? प्रीवियस ईयर कौन सा लगेगा? 2021। तो मुझे बताओ, अगर प्रीवियस ईयर 2021 लगना है तो क्या उसका CII हम लर्न कर सकते हैं? दैट इज 301। ठीक है ना? आप लर्न कर लीजिएगा कि CII ऑफ द ईयर 2021 लर्न कर लो, कितना है बेटा? 301। ठीक है सर। एंड व्हाट अबाउट इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट? वेरी सिंपल, जितना भी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट खर्च हुआ था डिवाइड बाय CII ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच इंप्रूवमेंट जो थी कॉस्ट वॉज इनकर्ड, जिस ईयर में आपने वो इंप्रूवमेंट कॉस्ट खर्च करी थी। ठीक है जी। इनटू आपने कर देना है CII ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच एसेट इज बीइंग ट्रांसफर्ड, जिस ईयर में आपने इस एसेट को क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया। क्लियर है सर? हाँ सर, ठीक है। लेकिन सर एक बात बताओ, अगर हमने 1/4/2001 से पहले
अगर इम्प्रूवमेंट पे पैसा खर्च करा है तो सर उसको इग्नोर करते हैं। तो लिख लीजिएगा, इग्नोर करेंगे आप उन इम्प्रूवमेंट्स को जिनको कब किया होगा, जो कि इनकर्ड की गई थी प्रायर टू 1 अप्रैल 2001। 1 अप्रैल 2001 से पहले अगर आपने कोई भी इंप्रूवमेंट पे पैसा खर्च किया है तो वो आपने कंसिडरेशन में नहीं लेना, ये ध्यान रखना है। क्लियर है सर? ठीक है सर, एक बात बताओ, सीओए क्या होता है? वैसे सीओए होता क्या है? वेरी गुड क्वेश्चन। तो लिखो जरा, सीओए यानी कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब क्या होता है? सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब हमें बताया गया है सेक्शन 55 में। ठीक है जी, तो COI और COA इनका मीनिंग हमें कहाँ बताया गया है? सेक्शन 55 में बताया गया। तो मैं इसको डिटेल में समझा रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज अगर आपने ये नहीं पढ़ा ढंग से तो 100% क्वेश्चन में गलती कर बैठोगे। ठीक है सर? ठीक है सर, लिखना शुरू करेंगे। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, COA, पहले इन जनरल बात कर लेते हैं। लॉ कहते हैं इन जनरल अगर आप मुझसे पूछोगे, इन जनरल अगर आप मुझसे पूछोगे तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज परचेज प्राइस। कम ऑन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होता है मेरा? परचेज प्राइस होता है, ध्यान रखना। जितने में आप खरीदोगे वो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माना जाता है। लेकिन बट इफ एक्वायर्ड प्रायर टू 1 अप्रैल 2001, अगर आपने एसेट को खरीदा था 1 अप्रैल 2001 से पहले, तो फिर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कौन बताएगा क्या होता था? सर पीपी यानी कि परचेज प्राइस, या फिर फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001, दोनों में से विच एवर इज हायर। यह ध्यान रखना, परचेज प्राइस या FMV एज ऑन 1 अप्रैल 2001, विच एवर इज हायर विल बी टेकन एज योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। क्या सबको क्लियर है? यस सर, समझ आ गया सर। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन जनरल कोई पूछेगा तो परचेज प्राइस, और अगर वो एसेट खरीदा गया था 1 अप्रैल 2001 से पहले तो आपने क्या बोलना है कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी परचेज प्राइस या फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001, विच एवर इज कम ऑन हायर। क्या सबको क्लियर है? यस सर। फिर आगे बढ़ते हैं। अगर कोई आपसे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पूछता है इन रिलेशन टू बोनस शेयर्स, बच्चा कहता सर ये तो बड़ा आसान है। मैंने कहा बता दे फिर। कहता सर बोनस शेयर का जो भी कॉस्ट होगा वो जीरो होगा। मैंने कहा क्यों जीरो होगा? कहता सर क्योंकि बोनस शेयर हम कभी खरीदते नहीं है। बिल्कुल सही। तो लिखेंगे जरा, अगर बोनस शेयर आपको इशू किए गए थे 1/4/2001 और आफ्टर, इस दिन या इसके बाद इशू किए गए थे। मैं रिपीट करूंगा, अगर 1 अप्रैल 2001 या उसके बाद अगर आपको बोनस मिले थे तो याद रखना इसकी कॉस्ट विल बी टेकन एज निल। तो जितने का भी बिकेगा क्या सारा कैपिटल गेन हो जाएगा? यस, सारा क्या हो जाएगा? कैपिटल गेन। लेकिन अगर हमने इसको इशू करा था, यानी कि ये हमें मिले थे प्रायर टू 1 अप्रैल 2001, 1 अप्रैल 2001 से पहले अगर हमें मिले थे तो लिख लीजिएगा कॉस्ट एक्विजिशन विल बी FMV एज ऑन 1/4/2001। जो भी उसकी FMV होगी 1/4/2001 पे वो हम मान लेंगे दैट विल बी टेकन एज इट्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। क्लियर है? ठीक है सर, ठीक है सर। ये सब हमने पढ़ा हुआ है, आई एम वेरी श्योर। मैं तो सिर्फ आपको रिवाइज करा रहा हूँ कि हमने ऐसे पढ़ा था। आपको याद नहीं आए तो फिर एक बार आपको ओरिजिनल वाला देखना चाहिए। क्लियर है? ठीक है सर। इसके अलावा अगर आपको याद हो तो हमने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर 7 सेल्फ जनरेटेड एसेट्स, कुछ याद है? 7 सेल्फ जनरेटेड एसेट्स होते थे जिनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए लॉ कहता था कि अगर आप इन्हें परचेज करोगे तो जितने का परचेज प्राइस होगा वो इसकी कॉस्ट बन जाएगी। लेकिन अगर ये अपने आप जनरेट हुए हैं
तो फिर कॉस्ट विल बी टेकन एज निल। सर वो 7 सेल्फ जनरेटेड एसेट्स कौन से थे, मैं लिस्ट बताऊंगा अभी, किसी को थोड़ा बहुत याद आ रहा हो? यस बिल्कुल, राइट टू मैन्युफैक्चर, कम ऑन, टेनेंसी राइट्स, यस। तो इस तरह से हमने 7 एसेट्स की एक लिस्ट बनाई थी, जो सातों के सातों अगर सेल्फ जनरेटेड अगर होते हैं तो हमने क्या बोलना है, उनकी कॉस्ट क्या ली जाएगी, निल। और अगर उन्हें हम खरीद रहे हैं तो उनकी कॉस्ट क्या ली जाएगी, परचेज प्राइस। क्लियर हो गया? यस सर, समझ आ गया। तो ये आपको मालूम है हम क्या सीख रहे हैं, कॉस्ट कैसे निकालते हैं। देखो कैपिटल गेन का चैप्टर बहुत इजी है अगर आप उसको लिंक करके समझ रहे हो तो। क्लियर है? यस सर, मैं अभी क्वेश्चन भी कराऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। अभी हम एक एक चीज को क्रिस्टल क्लियर करते हुए चेक करते जाएंगे कि अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया तो कैसे अटेम्प्ट करते हैं। क्लियर है? ठीक है सर। अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के अंदर एक पॉइंट हमने और पढ़ा था, दैट वाज फॉर राइट इशू। किसके लिए पढ़ा था? राइट इशू के लिए। किसी को याद है राइट इशू में क्या होता था? हाँ सर, हमें मालूम है। अगर मान लीजिए कि राइट इशू किया गया था मिस्टर एक्स को, यस, और अगर उसने अपने राइट को रिनंसिएट नहीं करा, आगे रिनाउंस नहीं करा, तो उसके लिए कॉस्ट का मतलब होगा द अमाउंट वो जो पे करेगा टू द कंपनी। वेरी गुड, तो लिख लीजिए, इफ शेयर्स आर नॉट रिनाउंस्ड, अगर हम शेयर्स को आगे अपने राइट्स को, सॉरी शेयर मत लिखो, यहां लिखो, अगर हमने राइट को रिनाउंस नहीं करा किसी थर्ड पार्टी के पास, तो फिर उस केस में कॉस्ट का मतलब होगा जो भी अमाउंट आप पे करोगे टू द कंपनी। ठीक है, सिंपल, क्लियर है सर। लेकिन अगर आपने राइट जो था उसको रिनाउंस कर दिया किसी अन्य व्यक्ति के पास, टू अनदर पर्सन, किसी और व्यक्ति के पास आपने राइट को रिनाउंस कर दिया। मान लो मैंने अपना राइट 100 रुपए में बेच दिया, 100 रुपए में बेच दिया, तो अब लॉ क्या कहता है, ध्यान से सुनेंगे, जिसने रिनाउंस करा उसको जो भी अमाउंट मिलेगा, जो भी अमाउंट रिसीव होगा, वो पूरा का पूरा उसका कैपिटल गेन बन जाएगा, वो भी शॉर्ट टर्म नेचर का। वो भी हमेशा कौन सा बनेगा, शॉर्ट टर्म नेचर का कैपिटल गेन बन जाएगा। ठीक है, अब जिसको हमने ये राइट दिया था, मुझे बताओ वो आदमी जिसके पास राइट आया, क्या वो यूजिंग दैट राइट, क्या वो आगे शेयर कंपनी से लेगा? यस। तो मुझे बताओ उसकी जेब से 2 बार पैसा गया। हाँ सर, एक जो उसने उस व्यक्ति को दिए जिसने रिनाउंस करा, प्लस वो जो कंपनी को देगा। तो मुझे बताओ उसके लिए कॉस्ट के 2 मीनिंग होंगे, बताओ कौन कौन सा? यस, अमाउंट जो वो पे कर चुका है जिसने रिनाउंस किया था, प्लस अमाउंट पेड टू द कंपनी। क्या दोनों को जोड़ देंगे तो क्या उसकी कॉस्ट निकल आएगी फॉर द राइट इश्यूज। देखिए सेक्शन 55 में ना आपने इस तरह से कॉस्ट को कैलकुलेट करना सीखा था। ठीक है, तो मैं आप फटाफट से सिचुएशन दूंगा, आपने मुझे आंसर देना है। एग्जीक्यूटिव वाले ध्यान से याद रखना कि इस पर क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे। चलो फटाफट से बताएंगे। कॉस्ट का मतलब बताना है आपने इन जनरल, परचेज प्राइस। अगर हमने खरीदा है, एक्वायर किया है 1 अप्रैल 2001 से पहले, तो कॉस्ट का मतलब क्या होगा, परचेज प्राइस, और एफएमवी एज ऑन 1 अप्रैल 2001 विच एवर इज हायर। वेरी गुड। अगर मैं कहूं अबाउट बोनस इशू, कौन बताएगा? अगर हमें बोनस शेयर मिले थे 1 अप्रैल 2001 या उसके बाद, तो आपने कॉस्ट क्या लेनी है, निल। उससे पहले मिले थे तो फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001 लेनी है आपको। बिल्कुल ठीक है सर। सर इसके बाद अगर मैं आपको कहूं कि 7 ऐसे सेल्फ ऑक्यूपाइड एसेट्स थे, सेल्फ जनरेटेड एसेट्स थे, जिनकी कॉस्ट को निल ले लिया जाता है अगर वो सेल्फ जनरेट हुए थे। क्लियर है? लेकिन अगर वही 7 एसेट्स हम लोगों ने खरीदे हैं तो क्या कॉस्ट का मतलब परचेज प्राइस हो जाएगा? यस सर। इसके अलावा फिर हमें पढ़ाया गया था कि सर अगर कोई राइट इशू आया है तो कॉस्ट कैसे निकालेंगे उस राइट शेयर्स का। तो मैंने कहा 2 बातें होंगी, या तो आप रिनाउंस करोगे या नहीं करोगे। अगर आप नहीं कर रहे तो फिर जो अमाउंट आप कंपनी को पे करोगे वही आपकी कॉस्ट है। और अगर आपने रिनाउंस कर दिया तो जिसने रिनाउंस करा वट एवर ही विल गेट, क्या उसका वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बनेगा? यस। और जिसको उसने रिनाउंस करा, क्या उसके लिए कॉस्ट का मतलब जो अमाउंट हमने आपको दिया प्लस जो अमाउंट हमने कंपनी को दिया, दोनों को कर दो प्लस, क्या टोटल कॉस्ट ऑफ दैट राइट इशू मेरे हाथ में आ जाएगी?
यस सर, समझ आ गया। क्या यहाँ तक इसको लॉक कर सकते हैं? जल्दी बोलो फटाफट से। हाँ जी। तो अब बच्चा मुझे बस ये पूछ रहा है कि सर ये हमें सारा समझ आ गया, बस ये बता दो कि ये 7 सेल्फ जनरेटेड एसेट कौन कौन से हैं। ठीक है जी, तो आप ज़रा लिखना शुरू करेंगे। 7 सेल्फ जनरेटेड एसेट्स कौन कौन से हैं? पहला एसेट है बच्चे गुडविल ऑफ द बिजनेस। पहला है गुडविल ऑफ द बिजनेस। देखो आप सबको मालूम है गुडविल ऑफ द बिजनेस समझाने की जरूरत नहीं है। सपोज करो अगर मैं कोई बिजनेस करता हूँ, ठीक है ना, और अगर मैं उसके अंदर बहुत मेहनत करके कुछ नेम एंड फेम अर्न कर रहा हूँ, ठीक है, लाइक अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये सब बिजनेस थे। तो अब आप मुझे बताओ क्या इन्होंने अपना एक ब्रांड वैल्यू, नेम एंड फेम क्लियर किया, इनकी एक गुडविल क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। तो अगर ये चाहें तो अपनी गुडविल को क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं। तो लॉ कहता है कि क्योंकि इन्होंने गुडविल खरीदी नहीं है, इनकी खुद की सेल्फ जनरेटेड है, तो बस मुझे इतना बता दो कि जब ये बेचेगा तो क्या उसकी कॉस्ट नील ले ली जाएगी, एंड वट एवर अमाउंट दे विल कलेक्ट ऑन सेल ऑफ देयर गुडविल, क्या डेफिनेटली वो पूरा का पूरा कैपिटल गेन हो जाएगा, राइट। बच्चा कहता है सर इसमें प्रोफेशन क्यों नहीं आया? कौन मुझे बता सकता है? प्रोफेशन की गुडविल नहीं बिक सकती, याद रखना। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक डॉक्टर है, ठीक है ना, अब डॉक्टर की अपनी एक गुडविल है, ठीक है, डॉक्टर का नाम है कांतिलाल। कांतिलाल नाम है बेटा। अब आप मुझे बताओ क्या इसकी अपनी एक मार्केट में रेपुटेशन है? यस। अगर ये अपना ऑफिस किसी और व्यक्ति को, मिस्टर एक्स को बेच देता है, तो भी अगर ये कांतिलाल मान लो किसी और जगह बैठ जाएगा, तो बस इतना बता दो जिस आदमी ने अपना इलाज कांतिलाल से कराना है, क्या वो वहीं चला जाएगा? यस। तो मेरा क्वेश्चन है बहुत सिंपल सा कि प्रोफेशन से रिलेटेड गुडविल एक्चुअली में सोल्ड नहीं हो सकती, तो इसलिए यहाँ पर प्रोफेशन का नाम नहीं था। ठीक है सर, ठीक है। अगर आपने कोई अपना ट्रेड नेम या ब्रांड नेम बेच दिया है तो यस, इन दैट केस ऑल्सो, क्या अगर ये सेल्फ जनरेटेड है तो कॉस्ट विल बी टेकन एज निल। ऐसे टेनेंसी राइट्स, टेनेंसी राइट्स क्या होते हैं? जैसे सपोज करो कि मैं सपोज करो एक मिस्टर एक्स जो है 15, 20, 50 साल से किसी घर पे टेनेंट था, ठीक है, उसकी डेथ हो जाती है और उसके बाद उसके फैमिली मेंबर वहाँ पे रहने लग जाते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, वहाँ पर एक लॉन्ग ड्यूरेशन रहने से उसके पास एक टेनेंसी राइट्स आ जाते हैं, ठीक है ना, क्या आ जाते हैं उसके पास? एक टेनेंसी राइट्स। अगर कल को मकान मालिक अगर उस मकान को खाली करवाना चाहता है तो उसको कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है, किसको? उस टेनेंट को जो इतने ईयर्स से उस घर में बैठा हुआ था। तो मुझे बताओ जो भी अमाउंट पे किया जाएगा टेनेंट को, क्या टेनेंट अपने राइट्स को सरेंडर करेगा? यस। तो जो भी पैसा उसको मिला बाय ट्रांसफरिंग टेनेंसी राइट्स, क्या वो भी कैपिटल गेन में टैक्सेबल हो जाएगा? यस। ऐसी आ जाता है स्टेज कैरिएज परमिट। कम ऑन, क्या बोलते हैं इसको? स्टेज कैरिएज परमिट। ठीक है जी। स्टेज का मतलब मालूम है ना, एक ऐसा परमिट जो उन व्हीकल्स को दिया जाता है जो जगह जगह पे रुकते हैं, स्टेज कैरिएज। आपको मालूम है पहले क्या होता था? प्राइवेट बसेस को परमिट मिलता था और वो प्राइवेट बसेस जो थी ना उनको हम स्टेज कैरिएज बोलते थे। क्यों? क्योंकि वो उनका एक स्टॉपेज बना होता था, ठीक है। तो उनको एक परमिट दिया जाता था, रूट परमिट दिया जाता था कि आपको हम सड़क पे चलाने के लिए एक रूट परमिट दे रहे हैं, क्लियर है। और वो परमिट मान लो 10 साल के लिए मिल गया, और एक एरिया में ना मान लो बड़ी मुश्किल से 10,000 परमिट दिए गए हैं, तो गवर्नमेंट चाहती है कि सिर्फ 10,000 प्राइवेट बसेस ही सड़क पे चलें, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, मिस्टर एक्स के पास परमिट है 10 साल का, ठीक है, 2 साल उसने काम कर लिया, अब वो काम नहीं करना चाह रहा, लेकिन मिस्टर वाई काम करना चाह रहा है, गवर्नमेंट परमिट दे नहीं रही। तो मुझे बताओ व्हाट विल हैपन नाउ? क्या स्टेज कैरिएज परमिट जो कि इशू किया गया था मिस्टर एक्स को, क्या वो ट्रांसफर कर सकता है किसको? वाई को। तो गवर्नमेंट कहती है क्योंकि तूने अपना एक राइट ट्रांसफर किया है तो ये तेरे लिए टैक्सेबल होगा, और क्योंकि वो स्टेज कैरिएज परमिट जो आपको दिया गया था वो एक्चुअली में विदाउट एनी कॉस्ट दिया गया था, क्या वो सेल्फ जनरेटेड था? यस। तो इसीलिए उसकी कॉस्ट आपके लिए क्या है? निल। तो मुझे बताओ स्टेज कैरिएज परमिट मुझे मिला फ्री में, मैंने ट्रांसफर किया मान लो 5 लाख रुपए का, तो मेरे लिए पूरा का पूरा 5 लाख क्या हो गया? कैपिटल गेन। लेकिन जिसने खरीदा, क्या उसके लिए परचेज प्राइस कितना है? 5 लाख। कल को जब वो बेचेगा तो क्या वो 5 लाख लेस करके कैपिटल गेन कैलकुलेट करेगा? यस। क्लियर है? यस सर। ऐसे ही आ जाता है लूमार्स। एक होता है राइट टू मैन्युफैक्चर और एक होता है राइट टू कैरी ऑन बिजनेस और प्रोफेशन। यहां पर प्रोफेशन वर्ड है बेटा, ठीक है।
गुडविल ऑफ प्रोफेशन नहीं होती, बट यस राइट टू कैरी ऑन बिजनेस और प्रोफेशन अगर आएगा तो उससे रिलेटेड अगर कोई भी हम एसेट राइट ट्रांसफर करेंगे तो लॉ कहता है उसकी कॉस्ट को आपने क्या लेना है, निल। अब बच्चा कहता है सर ये लूम आर्स क्या होते हैं, हमने बचपन में भी बहुत बार सुना था, हमें समझ नहीं आया आज तक। तो मैं आपको थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। देखिए ये कॉन्सेप्ट बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लूम का मतलब होता है मशीन, ठीक है। ये मशीन कौन सी मशीन है, जिससे कपड़ा बुना जाता है। आपने कई बार सुना होगा हैंडलूम। हैंडलूम का मतलब हैंडलूम मतलब जो हाथ से बुना हुआ होता है, हैंडलूम। तो लूम बेसिकली एक मशीन है कपड़ा बुनने में जो काम आती है, क्लियर है। अब क्या होता था पुराने टाइम पे कि कपड़ा मशीनों से बुना जाता था, हालांकि आज भी बुना जाता है, लेकिन मैं ये बहुत पुरानी बातें बता रहा हूँ आपको। तो कपड़ा जब मशीनों से बुना जाता था तो कई लोगों के पास लेट्स से 5 मशीनें होती थी और कई लोगों के पास 2 मशीन्स होती थी, ठीक है ना। तो अब एसोसिएशन बनाई गई और उसमें ये कहा गया गवर्नमेंट ने कि एक काम करते हैं, हम हर मशीन को चलाने के लिए आपको एक टाइम पीरियड दे देते हैं कि इतने ही घंटे आपने ये मशीन चलानी है, इससे ज़्यादा आप मशीन नहीं चलाएंगे, ठीक है। मान लेते हैं कि गवर्नमेंट ने 10 घंटे अलाउ कर दिया। तो मुझे बताओ मेरे पास 5 मशीनें थी, 10 घंटा पर मशीन अगर अलाउ किया गया तो क्या मेरे पास 50 घंटे मशीन आर्स आ गए? यस। मशीन का नाम क्या था? लूम आर्स। तो मेरे पास कितने लूम आर्स अवेलेबल हैं बच्चे? 50 आर्स। जिसके पास 2 मशीनें थी क्या उसके पास कितने लूम आर्स अवेलेबल हैं? 20 आर्स। तो मेरे पास 50 आर्स लूम आर अवेलेबल है और उसके पास 20 घंटे। यहां तक क्लियर? यस। अब मान लेते हैं कि इस पर्सन के पास ज्यादा लूम आर्स थे, यस। अब इसके पास मान लो काम ज्यादा आ गया और ये पूरी रात काम करना चाह रहा है, तो मुझे बताओ प्रैक्टिकली ये कर नहीं सकता क्योंकि इसके पास लूम आवर्स कितने हैं? 20 घंटे। 20 घंटे से ज़्यादा ये काम कर नहीं सकता। तो अब क्या हुआ, गवर्नमेंट ने कहा ओके फाइन, आप एक काम करो, जिस आदमी के पास लूम आवर्स फालतू है ना वो इसको बेच सकता है, वो बेच सकता है। तो मेरा क्वेश्चन है, क्या अगर ये अपने मान लो इसके पास 20 लूम आवर्स फालतू थे, तो अगर वो इसने इसको बेच दिए तो मुझे बस इतना बता दो, क्या ये अब मशीन 40 घंटे चला सकता है? यस। और ये मशीन कितने घंटे चलाएगा? 30 आवर्स। क्या कुछ समझ आ रहा है? यस। तो यहाँ पे ट्रांसफर किसका होना शुरू हो गया? लूम आवर्स का। तो अब लॉ क्या कहता है, ध्यान से सुनना। लॉ कहता है जिसने एक्स ने जब बेचा तो इसके लिए तो सेल्फ जनरेटेड है, यस। तो जो भी पैसा इसको मिला होगा ऑन द सेल ऑफ लूम आवर्स, क्या सारा का सारा कैपिटल गेन में जाएगा? बिल्कुल। लेकिन यही लूम आर्स क्योंकि इसने परचेज करे हैं तो क्या इसके लिए बन जाएगी वो कॉस्ट? क्या बन जाएगी? कॉस्ट। और अगर वो आगे किसी को बेचता है तो क्या वो कॉस्ट को माइनस करके कैपिटल गेन कैलकुलेट करेगा? क्लियर है? यस सर। तो एक बारी मुझे फटाफट से नाम बता दीजिए, वो 7 एसेट्स कौन से हैं जो कि सेल्फ जनरेटेड अगर हुए तो उनकी कॉस्ट निल ली जाएगी। नंबर 1 पे बता दो, गुडविल ऑफ बिजनेस, वेरी गुड। ब्रांड नेम, ट्रेड नेम, ब्रांड नेम, ट्रेड नेम। तीसरे नंबर पे टेनेंसी राइट्स, चौथे नंबर पे स्टेज कैरियज परमिट, पांचवें नंबर पे लूम आवर्स, छठे नंबर पे राइट टू मैन्युफैक्चर या राइट टू प्रोडक्शन, लास्ट में कौन है? राइट टू कैरी ऑन बिजनेस और प्रोफेशन। इन सब की कॉस्ट विल बी टेकन एज निल इफ दीज आर सेल्फ जनरेटेड, इफ दीज आर सेल्फ जनरेटेड। तो ये ध्यान रखना है आपने। तो मेरे ख्याल से अब आपको सेक्शन 55 में कॉस्ट का मीनिंग पूरा समझ आ गया है। क्या मैं इसको लॉक कर सकता हूं मीनिंग ऑफ कॉस्ट को? जल्दी बोलेंगे सारे। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कॉस्ट? क्या हमें समझ आ गया? यस। अब ऐसे ही एक वर्ड था कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, तो ये भी लिखवा देता हूं मैं आपको, फिर सेक्शन 55 हमारा पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। लिखो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में लॉ ने क्लियर कर दिया, अगर इसे इनकर किया जाएगा प्रायर टू 1 तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट विल बी टेकन एज निल। इसको लेंगे ही नहीं, हम इग्नोर कर देंगे, ठीक है सर। इसके अलावा 3 कैपिटल एसेट्स ऐसे थे जिसमें लॉ को ऐसा लगता है कि इंप्रूवमेंट होती नहीं है, तो इसलिए कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट विल बी टेकन एज निल। तो 3 कैपिटल एसेट्स, ये कैपिटल एसेट्स कौन से थे लिख लीजिए, इनटैंजिबल कैपिटल एसेट्स हैं। ये 3 इनटैंजिबल कैपिटल एसेट्स हैं।
जिनकी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को क्या लिया जाएगा, निल लिया जाएगा। तो लिख लीजिए वो 3 कैपिटल एसेट्स कौन कौन से हैं। लिखो, पहला है गुडविल ऑफ बिजनेस, सारे नोट करेंगे, गुडविल ऑफ बिजनेस, गुडविल ऑफ बिजनेस। दूसरे नंबर पे लिखना है आपने राइट टू मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस, और तीसरे नंबर पे लिखना है आपने राइट टू कैरी ऑन बिजनेस और प्रोफेशन। मतलब उन्हीं 7 में से 3 यहां पर लाए गए हैं, उन्हीं 7 में से 3 एसेट्स को हम यहां पर लेकर आए जिनकी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट क्या मानी जाएगी, निल मानी जाएगी। प्लीज इसको पहले लिख लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। सर अगर आपको ये समझ आ गया ना, अब मैं सिर्फ क्वेश्चन कराऊंगा, आप देखना कितना इजी लगेगा आपको वाइल अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन, कि हमें क्वेश्चन कैसे आना है। ठीक है ना, ठीक है सर। चलो अब एक काम करते हैं, बिफोर स्टार्टिंग प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक बारी मैं आपको रिवाइज करा देता हूं मैंने अभी तक क्या क्या पढ़ाया। ठीक है, ठीक है सर। सबसे पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया, सबसे पहले मैंने आपको कहा सेक्शन 45 सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंगली देयर मस्ट बी 2 थिंग। 1, देयर शुड बी अ कैपिटल एसेट जिसको हमने क्या करा हो, ट्रांसफर। अगर कोई भी कैपिटल एसेट ट्रांसफर किया जाएगा ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर तो हम उसको क्या नाम दे सकते हैं, वो टैक्सेबल अंडर विच हेड हो जाएगा, कैपिटल गेन्स पे। कैपिटल एसेट का यहां पर मतलब क्या था बच्चे, कैपिटल एसेट का मतलब था सेक्शन 2 क्लॉज 14, ट्रांसफर का मतलब क्या था, सेक्शन 247। एग्जीक्यूटिव वाले ध्यान रखेंगे 214 की डेफिनेशन मीन माई डेफिनेशन है और 247 इज द इंक्लूसिव डेफिनेशन। तो ये स्टार्ट कैसे होती है, ट्रांसफर इंक्लूड्स। ठीक है सर। फिर हम लोगों ने ये पढ़ा कि कैपिटल एसेट्स की जब भी हम बात करते हैं तो ये 2 तरह के होते हैं, एक डेप्रिशिएबल होता है और दूसरा नॉन डेप्रिशिएबल होता है। डेप्रिशिएबल कौन सा होता है, जो कि यूज किया जाता है इन द बिजनेस, और नॉन डेप्रिशिएबल में कौन कौन आता है, एक जो पर्सनल यूज हो रहे होते हैं और दूसरा लैंड भी इसमें आता है, प्लस और कौन सा आता है जल्दी बताओ सर, शेयर्स डिवेंचर्स भी इसमें आते हैं। क्लियर है सर। फिर कोई भी नॉन डेप्रिशिएबल एसेट जो होता है ना, उसके लिए हम कैपिटल गेन पढ़ना सीख रहे हैं, और वो 2 तरह के होते हैं, एक लॉन्ग टर्म होता है और एक शॉर्ट टर्म होता है। ठीक है जी, फॉर्मूला क्या है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का, वो हमने सीख लिया। ठीक है, मुझे बताओ जब हम कैलकुलेट कर रहे थे लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, दोनों के अंदर हमने एक फॉर्मूला सीखा था, फुल वैल्यू माइनस कॉस्ट एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर, हमें मिल जाता था कैपिटल गेन्स। दिमाग में आता था सर कॉस्ट क्या होता है, अब कॉस्ट क्या होता है और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट क्या होता है, क्या ये सेक्शन 55 ने हमें पढ़ा दिया, फटाफट से याद करेंगे। सेक्शन 55 ने, जल्दी जल्दी मेरे पीछे पीछे बोलना है। नॉर्मली तो क्या बोला कि कॉस्ट का मतलब होगा परचेज प्राइस, लेकिन अगर उसको खरीदा गया है 1 अप्रैल 2001 से पहले तो परचेज प्राइस और एफएमवी विच एवर इज हायर, खत्म हो गया। यस, बोनस इशू के लिए कॉस्ट का मतलब क्या होता है, अगर इशू 1 अप्रैल 2001 से पहले हुआ है तो निल ना सॉरी एफएमवी एज ऑन 1 अप्रैल 2001, और अगर उसके बाद हुआ है तो निल। क्लियर है, ठीक है सर। 7 एसेट्स ऐसे होते हैं जो कि इंटैंजिबल होते हैं, सेल्फ जनरेटेड होते हैं, और उनकी कॉस्ट को हमेशा क्या लिया जाएगा, निल, अगर वो सेल्फ जनरेटेड है। लेकिन अगर हमने उनको खरीदा होगा तो कॉस्ट का मतलब परचेज प्राइस। ठीक है सर। राइट इश्यूज के केस में चेक करो कि वो अनाउंसमेंट हुआ है या नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ तो वट एवर आई विल पे टू द कंपनी दैट विल बी द कॉस्ट ऑफ राइट इशू, और अगर अनाउंस हुआ है तो वट एवर आई पे टू द कंपनी प्लस जो मैंने पे करा होगा उस पर्सन को जिसने मुझे रिनाउंस किया था, क्या दोनों मिलाकर कॉस्ट ऑफ राइट इशू आ जाएगा। यस सर। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट की अगर हम बात करते हैं तो 3 एसेट्स ऐसे होते हैं जिनमें कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट टू बी टेकन एज निल, और वो 3 एसेट्स कौन कौन से थे, एक तो गुडविल ऑफ द बिजनेस, एक राइट टू कैरी ऑन बिजनेस और प्रोफेशन, और एक राइट टू मैन्युफैक्चर। इसके अलावा अगर कोई भी इंप्रूवमेंट खर्च की गई है 1 अप्रैल 2001 से पहले तो उसको भी हमें इग्नोर करना होता है। क्या यहां तक क्लियर हो गया? यस सर। Now let's start with one practical question. आपको समझ आ जाएगा how to attempt a question, कैपिटल गेन्स कैसे निकाला जाता है। ठीक है, CS प्रोफेशनल वाले स्टूडेंट्स याद रखना, ओल्ड सिलेबस वालों को तो डेफिनेटली कैपिटल गेन डायरेक्ट आ सकता है, न्यू सिलेबस वालों को मैंने पहले ही बता दिया था कि हो सकता है कि कैपिटल गेन का क्वेश्चन डायरेक्ट ना आए, लेकिन क्या हमारे बहुत सारे चैप्टर जो थे, लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज, बायबैक, बोनस, ये सब चैप्टर्स इसी चैप्टर से डिराइव किए जाएंगे। यस, तो इसके लिए हमें कैपिटल गेन को एक बारी ओवरव्यू लेना बहुत जरूरी था। क्लियर है? ठीक है सर। अब लिखना शुरू करेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन मैं आपको सिखा रहा हूं, लिखिए कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन्स।
हाँ जी, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन्स। हाँ जी बेटा, लिखेंगे जरा क्वेश्चन। सपोज करो मिस्टर एक्स ने एक लैंड परचेज करी है और लैंड परचेज करी थी 1 अक्टूबर 98 में, ठीक है सर, और उस पर उसने इम्प्रूवमेंट पे पैसा खर्च कर दिया। लेट्स से 1 नवंबर 98 पे उसने खर्च करा सपोज करो 2 लाख रुपए, और 1 अक्टूबर 2007 में उसने पैसा खर्च करा 5 लाख रुपए, ठीक है। लैंड खरीदी थी आपने 10 लाख रुपए की, डन, ठीक है सर। अब फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001 हमें दी हुई थी 2001, 1 अप्रैल 2001 में हम लोगों को क्या दिया हुआ था, इसका फेयर मार्केट वैल्यू दी हुई थी जो कि थी 14 लाख रुपए, ठीक है जी। अब कंपनी ने क्या करा या मिस्टर एक्स ने क्या करा, मिस्टर एक्स ने इसको ट्रांसफर कर दिया ऑन 1 अक्टूबर 2020, प्रीवियस ईयर 2021 में इसको कर दिया ट्रांसफर, क्लियर है। और ट्रांसफर किया लेट्स से 50 लाख रुपए में। आपको निकालना है कैपिटल गेन्स, कम ऑन, क्या निकालना है आपने, कैपिटल गेन्स निकालना है। अब इसके लिए मैं आपको CII दे देता हूं, आप नोट कर लीजिए। सबको मालूम है CII ऑफ ईयर 2001-2002 तो 100 ही होता है, ठीक है जी। उसके बाद 20-21 का मैंने पहले ही बता दिया था कितना होता है, 301, और अब रह गया 7-8 का। 7-8 का मैं आपको दे देता हूँ, आप फटाफट से स्टार्ट कर दीजिए, लिख लीजिएगा 129, ठीक है जी, 129। फटाफट से मुझे आपने आंसर निकाल के देना है, आपको मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, ठीक है। यू नीड टू कैलकुलेट कैपिटल गेन्स फॉर मिस्टर एक्स, यू नीड टू कैलकुलेट कैपिटल गेन फॉर मिस्टर एक्स। आपको मालूम है अगर आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया ना तो आपने 48 सेक्शन भी यूज कर लिया, आपने सेकंड प्रोवाइजो टू सेक्शन 48 भी यूज कर लिया, सेक्शन 55 भी यूज कर लिया, आपको इंडेक्सेशन भी आ गई, सारी चीजें आपने एक साथ इस्तेमाल कर ली। फटाफट से करेंगे, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं। 30 सेकेंड्स और हैं आपके पास, सबने ट्राई करना है, सबने। हाँ जी, हर बच्चा ट्राई करेगा। चलिए अब मैं स्टार्ट करूंगा, आपने मैच करना है बेटा। पहले तो मुझे बताओ ये परचेज कब हुआ था, 1 अक्टूबर 98, और इसको बेचा कब है आपने, सर 1 अक्टूबर को। इसका मतलब आपने इसको होल्ड करा था 30 सितंबर तक, राइट। तो मेरा क्वेश्चन है क्या इसका पीरियड ऑफ होल्डिंग इन एनी केस क्या 24 मंथ से ज़्यादा है, यस। तो इसका नेचर क्या हुआ बेटा, लॉन्ग टर्म। इसका नेचर क्या हुआ, लॉन्ग टर्म। अगर इसका नेचर लॉन्ग टर्म है तो हमारा फॉर्मेट कैसे बनेगा, कौन बताएगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट विल गिव यू माइनस, अगर एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर होगा तो वो भी माइनस, दैट विल गिव यू लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, ठीक है जी, ठीक है सर। अब आप में से कौन मुझे बता सकता है कि व्हाट विल बी द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इन दिस क्वेश्चन। सर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, ये बिका कितने का है, 50 लाख का, तो फुल वैल्यू विल बी 50 लाख, बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो इंडेक्सेशन से पहले क्या मुझे कॉस्ट पता होनी चाहिए, यस। तो कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ दिस एसेट। आपने खरीदा कब था, अक्टूबर 98 में, और आपने साफ देखा क्योंकि हमने 1 अप्रैल 2001 से पहले खरीदा है, तो हमने लॉ में क्या पढ़ा था, अगर जब भी ऐसा होगा तो परचेज प्राइस और एफएमवी एज ऑन 1 अप्रैल 2001 विच एवर इज हायर। तो मुझे बताओ 10 का खरीदा था, एफएमवी 14 है, तो क्या लोगे कॉस्ट, 14 लाख, वेरी गुड। क्या लोगे कॉस्ट, 14 लाख। तो कौन मुझे बताएगा क्या इंडेक्स कॉस्ट निकालते समय 14 लाख डिवाइड बाय, 14 लाख डिवाइड बाय, सर डिवाइड किससे करना है, कौन बताएगा। सर हम ना CII लेंगे जिस ईयर में एक्वायर हुआ था या जिस ईयर में 2001 टू विच एवर इज लेटर। सर खरीदा था हमने 98 में, तो 98, 99 या 2001, 2002 विच एवर इज लेटर। सर 2001, 2002, तो 2001-2 का CII कितना है, 100।
इनटू बेचा कब 2021 में, तो उसका CII कितना है 301। समझ आ गया जी। तो ये हमें सॉल्व करना है, यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी एक बार फटाफट से निकाल के क्रॉस चेक करके बता दीजिए कितना आएगा बेटा। 14 डिवाइड बाय 100 इंटू 301, तो ये आ जाएगा 42.14। 42.14 लैक्स। वेरी गुड। अब हमें निकालना है इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। कौन मुझे बताएगा? सर बहुत आसान है, कैसे बताना जरा। सर देखो, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट दो दी हुई है। यस बिल्कुल। तो सर हम क्या करेंगे, वो वाली कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को इग्नोर कर देंगे जो हमने 1 अप्रैल 2001 से पहले करी थी। बिल्कुल सही जवाब। तो ये वाली इंप्रूवमेंट तो आप हटा देना, ये वाली इंप्रूवमेंट तो आप इग्नोर कर देना। बिल्कुल सही। क्या 2007 वाली ले लेंगे? हाँ बिल्कुल ले लेंगे। कितनी है ये? 5 लाख। तो अब लिखना शुरू करेंगे। क्या हो गया? हाँ जी, इधर देखो जरा सारे। इंप्रूवमेंट के लिए 5 लाख ले लेंगे और 7-8 में खर्च हुई थी ना, तो उसका CII 129 इंटू 301। इसको भी आप सॉल्व कर लेना, जो भी लेस करके आएगा, क्या वो अगर पॉजिटिव आया तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, नेगेटिव आया तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। एंड दैट्स ऑल विद माई कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन्स। क्या सबको समझ आ गया? यस सर, बिल्कुल समझ आ गया। सर हमें एक एक पॉइंट इसका क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। अब लिखेंगे जरा आगे, अब लिखेंगे आगे। लिखो, थर्ड प्रोवाइजो टू सेक्शन 48। थर्ड प्रोवाइजो टू सेक्शन 48। अब बच्चा कहता है सर सेकंड प्रोवाइजो आपने कराया, थर्ड कराया, फर्स्ट क्यों नहीं कराया? कराऊंगा, फर्स्ट भी कराऊंगा, बताऊंगा फर्स्ट कब यूज होता है। ठीक है, ठीक है सर। थर्ड प्रोवाइजो टू सेक्शन 48 कहता है इंडेक्सेशन बेनिफिट्स नॉट अवेलेबल। इंडेक्सेशन बेनिफिट्स नहीं दिए जाएंगे, इंडेक्सेशन बेनिफिट्स नहीं दिए जाएंगे। किस में? बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। इसका मतलब अगर किसी पर्सन ने बॉन्ड्स और डिबेंचर्स खरीदे हैं और अगर वो उन्हें बेचता है तो उसमें इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, ऐसा लॉ ने कहा। लेकिन इसमें इन्होंने हमें दे दिया एक्सेप्शन। एक्सेप्शन यानी कि वैसे तो उन्होंने बोला बॉन्ड और डिबेंचर्स पर इंडेक्सेशन बेनिफिट्स नहीं मिलेगा, लेकिन उसमें क्या दी गई? एक एक्सेप्शन दी गई। क्या दी गई? एक्सेप्शंस में लिखेंगे नंबर वन कैपिटल इंडेक्स्ड बॉन्ड्स। कैपिटल इंडेक्स्ड बॉन्ड्स जो कि इशू किए जाएंगे बाय द गवर्नमेंट, इशूड बाय द गवर्नमेंट। कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड्स इशूड बाय द गवर्नमेंट। और दूसरा लिखेंगे सॉवरन गोल्ड बॉन्ड्स। ये क्या होता है सॉवरन गोल्ड बॉन्ड्स? ये आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है बेटा। ये वो गोल्ड बॉन्ड्स हैं जिसके अंदर गवर्नमेंट आपको ये कह रही है कि तुम गोल्ड खरीदने के बजाय इट इज़ बेटर कि यू शुड इन्वेस्ट किस में? बॉन्ड्स में। और ये बॉन्ड की जो वैल्यू है ना, ये गोल्ड की वैल्यू पर बेस्ड होती है। तो गवर्नमेंट क्या चाहती है कि इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग इन गोल्ड यू शुड इन्वेस्ट इन सॉवरन गोल्ड बॉन्ड्स। कम ऑन, किस में? लिख लीजिए सॉवरन गोल्ड बॉन्ड्स। लेकिन मैं रिपीट करूंगा, ये जो सॉवरन गोल्ड बॉन्ड्स हैं ये इशूड कौन करेगा? आरबीआई करता है। और कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड कौन इशू करता है? गवर्नमेंट। अगर ये दो बॉन्ड्स अगर आपके पास हैं तो इसमें इंडेक्सेशन बेनिफिट्स आपको दे दिए जाएंगे। ठीक है जी, तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर पेपर में आ जाता है कि हमने डिबेंचर्स खरीदे थे और डिबेंचर्स बेचे हैं, लिखो। बस ध्यान रखना, डिबेंचर्स को खरीदने और बेचने पे कैपिटल गेन तो निकलेगा लेकिन इंडेक्सेशन बेनिफिट्स नहीं होंगे। ठीक है ना? तो लिखो, अगर मिस्टर एक्स ने परचेज करे थे डिबेंचर ऑफ एक्स लिमिटेड, ठीक है, लेट्स से फॉर रुपीज 2 लाख ऑन 1 अप्रैल 2013,
और उसे ट्रांसफर कर दिया ऑन 1 अक्टूबर 2020, ठीक है, फॉर रुपीज 5 lakhs। आपको बताना है कैपिटल गेन क्या होगा। अच्छा, बच्चा कहता है सर एक बात बताओ, कैपिटल गेन तो मैं निकाल लूंगा, क्या पहले मुझे नेचर चाहिए होगा? यस, नेचर के लिए मुझे देखना होगा पीरियड ऑफ होल्डिंग। यस, कौन मुझे बताएगा? अगर ये बॉन्ड, ये डिबेंचर अगर लिस्टेड होते, अगर ये डिबेंचर क्या होते? लिस्टेड, तो क्या हम 12 महीने का पीरियड देखते? यस। और अगर ये अनलिस्टेड है तो 36 महीने, बिल्कुल सही। लेकिन क्या हमने 7 ईयर्स अप्रॉक्सीमेटली उसके बाद बेचा है? तो अगर आप 7 साल बाद बेच रहे हो तो बेशक ये लिस्टेड हो या अनलिस्टेड, क्या आंसर लॉन्ग टर्म ही आएगा? यस। तो यहां पे लिखेंगे कौन सा वाला कैपिटल गेन निकल कर आएगा हमारे पास? लॉन्ग टर्म। तो अब जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालोगे ना, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में तो 5 लाख लिख देना, माइनस कॉस्ट लिख देना 2 लाख। मतलब इंडेक्सेशन नहीं करनी। समझ आ गया क्यों? थर्ड प्रोवाइजो ने क्लियर बोल दिया, डिबेंचर और बॉन्ड्स पे इंडेक्सेशन बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे इवन दो वो लॉन्ग टर्म क्यों ना हो। तो क्या ये 3 लाख कहने को तो लॉन्ग टर्म ही है, लेकिन ये कैलकुलेट करते समय हमने अपने इंडेक्सेशन बेनिफिट्स को गिव अप किया था। क्या सबको क्लियर है? हाँ सर, बिल्कुल समझ आ गया। क्या मैं इसको लॉक कर सकता हूं? यस सर, बिल्कुल क्लियर हो गया हमें। चलो जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आई एम लॉकिंग दिस आउट नाउ। सो उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट अब हमें क्लियर हो चुका है। ठीक है जी, ठीक है सर। हमने सेकंड प्रोवाइजो पढ़ लिया, हमने थर्ड प्रोवाइजो पढ़ लिया, हमने सेक्शन 48 पढ़ लिया, हमने सेक्शन 55 पढ़ लिया, हमने चार्जिंग सेक्शन 45 सब सेक्शन 1 पढ़ लिया। क्या यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। यहाँ तक क्लियर है? यस सर, बिल्कुल समझ आ गया। अब एक क्वेश्चन मैं प्रैक्टिकल और कर रहा हूँ जिसके अंदर हम बोनस शेयर्स बेचेंगे। बेटा क्या बेचेंगे? बोनस शेयर्स। तो लिखेंगे जरा, मान लो मिस्टर एक्स ने ओरिजिनल शेयर्स, अच्छा मैं ओरिजिनल लिख रहा हूं, वैसे लिखा नहीं होगा। एक बात हमेशा याद रखना कि जब आप खुद परचेज करते हो तो वो ओरिजिनल है और कंपनी की तरफ से फ्री मिले तो वो बोनस है, ठीक है ना। ओरिजिनल शेयर्स परचेज करे थे 1000 एट द रेट ऑफ 10 ईच ऑन 1 मई 2016। 1 मई 2016 में हम लोगों ने ओरिजिनल शेयर्स परचेज करे थे, ठीक है। और मैं मान के चल रहा हूं कि ये अनलिस्टेड थे बेटा, दीज शेयर्स वर अनलिस्टेड, ठीक है। अब हुआ ये ऑन 1 अक्टूबर 2019 आपको बोनस शेयर्स भी मिल गए, ठीक है जी। बोनस शेयर्स मिल गए और आपको मान लेते हैं 250 शेयर बोनस मिल गए, ठीक है। अब मिस्टर एक्स ने क्या करा? बोनस शेयर्स को सोल्ड कर दिया ऑन 1 अक्टूबर 2020 एट द रेट ऑफ 12 ईच या 22 ईच। कैपिटल गेन निकालना है, बहुत सिंपल है। कौन मुझे बताएगा? कैपिटल गेन निकालने से पहले चेक करो ये लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म, ठीक है। कौन से शेयर बेचे हैं? बोनस। बोनस मिले कब थे? 1 अक्टूबर 2019 को मिले थे। कब मिले थे ये? 1 अक्टूबर 2019 को। बेचे कब है आपने? 1 अक्टूबर 2020। क्या ये विद इन 1 ईयर बिक गए? यस। लेकिन क्योंकि ये अनलिस्टेड है, क्योंकि ये क्या है? अनलिस्टेड, तो अनलिस्टेड में पीरियड ऑफ होल्डिंग कितना लेते हैं हम? 12 मंथ्स। कितना लेते हैं? सॉरी 24 मंथ्स। क्या ये 24 मंथ से पहले बिक गया? यस। तो नेचर क्या होगा? शॉर्ट टर्म। वेरी गुड, नेचर क्या होगा? शॉर्ट टर्म। तो यहां पर हम निकालेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। कौन बताएगा? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। कितने शेयर थे? 250। किस रेट से बिके? सर ये बिके हैं 22 रुपए के हिसाब से। तो मेरा क्वेश्चन है 250 इंटू 22 कर देंगे तो क्या फुल वैल्यू आ गया? यस। कॉस्ट क्या लोगे ये बता दो। ये बोनस था सर, क्योंकि ये बोनस शेयर हमें मिले थे 1 अप्रैल 2001 के बाद, तो हम इसकी कॉस्ट लेंगे निल। तो क्या सारा का सारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा? क्लियर हो गया जी? यस सर, समझ आ गया। चलो वेरी गुड। तो आज की क्लास को हम वाइंड अप करते हैं, बट उससे पहले आई एम गिविंग यू फ्यू क्वेश्चंस, आपने ट्राई करने हैं और आपने मुझे उसका आंसर देना इन द कमेंट बॉक्स। लिखना शुरू करेंगे, ठीक है जी। क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, आपने क्वेश्चन मेरे को ये सारे बताने हैं कि इसके अंदर कैसे किया जाएगा, ठीक है। सबसे मेरा पहला क्वेश्चन है, बताओ
कॉस्ट ऑफ गुडविल क्या होगी अगर ये सेल्फ जनरेटेड है तो। मेरा दूसरा क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ गुडविल क्या होगा अगर हमने परचेज करी थी फॉर ₹2 लाख। ठीक है जी, ठीक है सर। तीसरा क्वेश्चन लिखना है आपने कि अगर मेरी परचेज प्राइस 2 लाख रुपए है, ठीक है, और मैंने परचेज किया था 1 अक्टूबर 98 में और फेयर मार्केट वैल्यू 1/4/2001 में आ रहा था 2.5 लाख, देन व्हाट विल बी माय कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है जी। चौथा क्वेश्चन मेरा ये है कि इन केस अगर मैंने कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इनकर करा है ऑन गुडविल ऑफ बिजनेस, तो बताओ 2 लाख मैंने इनकर किया था, तो बताओ गवर्नमेंट के हिसाब से मेरा कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट क्या होगा। देखिए गवर्नमेंट तो पहले ही मान के चल रही है कि 3 इंटेंजिबल एसेट ऐसे हैं जिन पर इंप्रूवमेंट खर्च ही नहीं हो सकती, फिर भी अगर आप क्लेम करोगे तो हम उसकी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को क्या मानेंगे, निल मानेंगे। कम ऑन, क्या मानेंगे, निल मानेंगे। क्लियर हो गया? यस सर। एक लास्ट क्वेश्चन। मिस्टर एक्स ने 1000 शेयर्स, ये थोड़ा सा बड़ा है, सब्जेक्टिव नेचर में है तो आराम से करना, लिस्टेड कंपनी के परचेज करे थे 1 अप्रैल 2019 में। ठीक है जी, और परचेज करे थे एट द रेट ऑफ 10 ईच। ठीक है, और फिर 500 शेयर्स कंपनी ने इशू कर दिए एज बोनस, और ये बोनस दिया गया था 1 अक्टूबर 2020। ठीक है जी, ठीक है सर। मिस्टर एक्स ने सोल्ड करे हैं 750 शेयर्स एट द रेट ऑफ 30 ईच ऑन 1/11/2020। आपको निकालना है कैपिटल गेन्स। अब इसमें मैं आपको एक हेल्प कर सकता हूं इस क्वेश्चन को जब आप करोगे तो। हेल्प क्या है मेरी, ध्यान से सुनना। इस तरह के क्वेश्चन में याद रखना, जब हम लिस्टेड शेयर्स की बात करते हैं ना, याद रखना मेरी बात, क्योंकि आप यहां पे गड़बड़ कर दोगे। जब भी हम लिस्टेड शेयर्स की बात करते हैं तो आपने सिक्योरिटी लॉ में पढ़ा होगा, क्या ये डीमैट फॉर्म में होते हैं? बिल्कुल। कौन मुझे बताएगा अगर ये डीमैट फॉर्म में होते हैं? ध्यान से सुन लेना, अगर ये डीमैट फॉर्म में होते हैं तो ई फॉर्म हो गया, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। यस, तो ये कैसे पता चलेगा कि 750 शेयर कौन से थे? देखो, जब फिजिकल फॉर्म में होते हैं तो फिर पता चल जाता है कि हमने बोनस बेचे या ओरिजिनल बेचे। लेकिन अगर कोई चीज डीमैट फॉर्म में पड़ी हुई है तो ये कैसे पता चलेगा कि हमने कौन से शेयर बेचे हैं? किसी को याद है इसमें हमने क्या पढ़ा था कि वी विल अप्लाई फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो डीमैट में पहले आए थे कि हम पहले बेचेंगे। यस, तो कौन मुझे बताएगा ये 750 शेयर कौन से वाले बिके होंगे? ओरिजिनल बिके होंगे या फिर ये बोनस वाले बिके होंगे? ये बस ये बता दो आप, ओरिजिनल वाले बिके होंगे या बोनस वाले बिके होंगे? कौन बताएगा? सर ये ओरिजिनल बिके होंगे। तो याद रखना, क्योंकि ये ओरिजिनल बिके हैं तो अब पीरियड ऑफ होल्डिंग भी ओरिजिनल से काउंट करना। समझ आ रही है? कॉस्ट भी ओरिजिनल वाले से देखना, तब कैपिटल गेन आएगा। उम्मीद करता हूं क्लियर टू एवरीवन। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लिस्टेड शेयर्स में हमेशा शेयर्स आर इन द डीमैट फॉर्म, देयरफॉर वी अप्लाई फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। हम क्या अप्लाई करते हैं? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। क्या सबको क्लियर है? यस सर, समझ आ गया। चलो जी, बहुत 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 धन्यवाद। कैपिटल गेन खत्म नहीं हुआ, कैपिटल गेन अभी कल भी कंटिन्यूड रहेगा, बट फाइनल वाले बच्चों को मैं बताना चाहूंगा कि अब जब हम कैपिटल गेन करेंगे तो उसमें हम टॉपिक उठा लेंगे लिक्विडेशन, स्लम सेल, और एक्जी वालों को तो ये टॉपिक करना ही है क्योंकि कैपिटल गेन का वो सारा पार्ट है। तो इससे कैपिटल गेन भी हमारा हो जाएगा और छोटे छोटे सारे चैप्टर्स भी हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं आपसे कल सेम टाइम, एंड उम्मीद करता हूं कि जो क्वेश्चन मैंने पूछे आप उसका नीचे आंसर देंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।